ऑलराइट, तो आज हमें कई सारे रैंडम क्वेश्चंस को कवर करना है, तो चलो अब शुरू करते हैं। डेयरडेविल वर्सेस ब्लैक विडो से। अब ये दोनों ही अपने बैटल स्किल्स और कॉम्पैक्ट वेपन की वजह से फेमस है, लेकिन आज के सुपर बैटल में किसी एक को ही विनर बनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट मोर्डॉक की, जिसे डेयरडेविल भी कहा जाता है। बचपन में एक एक्सीडेंट के चलते इसने अपनी आंखें खो दी, लेकिन उसके बाद से इसके सेंसेस काफी ज्यादा एनहांस्ड हो गए थे, इतने कि अब आंखें ना होते हुए भी ये दूसरे लोगों से ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को समझ पाता है। फिर इसने मार्शल आर्ट सीख लिया, इसलिए डेयरडेविल को कई सारे फाइटिंग टेक्निक्स आते हैं। डेयरडेविल कई सारे लोगों को अकेले कूट चुका है, फिर फर्क नहीं पड़ता सामने पुलिस वाले या फिर क्रिमिनल्स, डेयरडेविल के सामने किसी की नहीं चलती। और एमसीयू में भी इसने कई सारे लोगों को कूट दिया है, जैसे बुलसाई, म्यूस। ये बात अलग है, सुपर विलन्स एमसीयू में डीपावर हो चुके थे, लेकिन इन्हें बीट करना डेयरडेविल के लिए भी कई बार हेडेक बन जाता है। फिर ब्लैक विडो की बात करें तो ये एक स्पाई और असिस्टेंट थी, फिर एवेंजर और शील्ड एजेंट बन गई। चाइल्डहुड इसका रेड रूम में बीता है, इसलिए ये अपने पीक फिजिकल कंडीशन में थी, और इसने कई सारे एनहांस्ड ह्यूमन से फाइट किया है, जिसे विंटर सोल्जर और टास्क मास्टर। और ये कम पड़ जाए तो ब्लैक विडो चित्तौरी, अल्ट्रॉन रोबोट्स और आउटराइडर्स जैसे एलियंस से भी फाइट कर चुकी है। वैसे एवेंजर्स का काम ही होता है एलियंस को कूट देना। लेकिन अब वेपन्स की बात करें तो ब्लैक विडो ऑलमोस्ट सारे वेपन्स चला सकती है, लेकिन पर्सनली ये विडो बाइट्स का यूज करती है, जो मिड और हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होता है। और डेयरडेविल के पास अपने बिली क्लब है, जिसे बैटल में स्प्लिट भी किया जा सकता है। अगर इसे टेक्निक से फेंका जाए तो ये घूम के डेयरडेविल के हाथों में वापस आ जाता है, और इसमें से ग्रैपलिंग हुक भी निकलता है, जो स्विंग करने में काम आता है और अपने एनिमी को स्टैप करने में भी। तो ओवरऑल किसका वेपन बेटर है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वेपन चला कौन रहा है। लेकिन अगर ये दोनों फाइट करता है तो ब्लैक विडो थोड़ी सी एडवांटेज पर है, वो बेटर एनिमी से फाइट कर चुकी है और ये लॉन्ग रेंज अटैक कर सकती है। बट अगेन डेयरडेविल अपने सेंसेस से इलेक्ट्रिक अटैक्स को डॉज कर लेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अब ब्लैक विडो डेयरडेविल के बैटन से बच पाएगी या नहीं। पर ओवरऑल देखिए तो स्किल सेट वाइज ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डेयरडेविल ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसके वेपन्स को यूज करता है, और एनहांस सेंसेस एनी डे डेयरडेविल के लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। इसलिए अभी के लिए डेयरडेविल ब्लैक विडो को टेक डाउन कर देगा, लेकिन ऐसा करना उसके लिए इजी नहीं होने वाला। लिविंग ट्राइब्यूनल वर्सेस लोकी। अब लिविंग ट्राइब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी है, जिसका काम है मार्वल मल्टीवर्स में बैलेंस मेंटेन करना। ट्राइब्यूनल मल्टीवर्स की हर एक रियलिटी को देखता है, और ट्राइब्यूनल को एक जज का ओहदा भी दिया जाता है। इसलिए अगर कोई कॉस्मिक एंटिटी अगर कोई मिस्टेक कर देता है तो ट्राइब्यूनल के पास अथॉरिटी है उसे पनिश करने की। अगर ट्राइब्यूनल की फीट्स की बात करें तो यह एंटायर मल्टीवर्स को एक झटके में मिटा सकता है। फिर इसके सामने इन्फिनिटी स्टोन भी किसी काम की नहीं है, सिर्फ वन अबव ऑल और बियॉन्डर्स ऐसे बीइंग्स है जो ट्राइब्यूनल को एक फेयर फाइट में बीट कर सकता है। लेकिन अब लोकी की बात कर लेते हैं। हम लोकी के 3 वर्जन्स को लेने वाले हैं, पहला गॉड ऑफ मिसचिफ, दूसरा गॉड ऑफ मल्टीवर्स और तीसरा गॉड ऑफ स्टोरीज। अब गॉड ऑफ मिसचिफ वर्जन एसगार्ड में पला बड़ा हुआ है, लेकिन फिजिकली कमजोर होने की वजह से लोकी फ्रीगा से मैजिक सीख लेता है, और टाइम के साथ लोकी एसगार्ड के सबसे ग्रेट मैजिक यूजर में से एक बन गया। लोकी अपने मैजिक से टेलीकिनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन और इल्यूजन्स बना सकता है, और इसके इल्यूजन से तो थोर ना जाने कितने बार मरते मरते बचा है। और वेपन्स के नाम पर इसके पास देखने मिल जाते ओरू मेटल से बने डैगर्स। लेकिन इस वर्जन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपने इल्यूजन क्रिएट करना है। बट स्टिल गॉड ऑफ मिसचिफ, थैनोस, ओडिन कुछ सिचुएशन में थोर से कमजोर है, और इन्फिनिटी स्टोन से तो लोकी के इस वर्जन को इरेज भी कर सकता है। लेकिन इसके पास ऐसे फीट्स नहीं है जिससे कॉस्मिक एंटिटीज को मार दे। लिविंग ट्राइब्यूनल तो बहुत दूर की बात है, ये गैलेक्टस को भी बीट नहीं कर सकता, इसलिए गॉड ऑफ मिसचिफ का कोई चांस नहीं है। फिर बात करें गॉड ऑफ मल्टीवर्स की, तो लोकी सीजन 2 में इसने टेम्पलूम को तोड़ दिया और खुद एक रिप्लेसमेंट बन गया। पर अब लोकी के पास टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज है, वो भी मल्टीवर्सल स्केल पर। लोकी चाहे तो सिर्फ अपने एक थॉट से किसी भी टाइमलाइन का एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, पर ये सारी एबिलिटीज ट्राइब्यूनल के सामने किसी काम की नहीं है। ट्राइब्यूनल स्पेस टाइम के बियॉन्ड है, इसलिए टाइम मैनिपुलेशन पावर उस पर काम नहीं करेगी। और ट्राइब्यूनल मल्टीवर्स के सबसे टॉप रियलम में एग्जिस्ट करता है, जो लोकी की पावर से बियॉन्ड है, इसलिए ट्राइब्यूनल के सामने गॉड ऑफ मल्टीवर्स की पावर किसी काम की नहीं है। पर लिविंग ट्राइब्यूनल का हर एक अटैक लोकी पर काम करेगा, और गॉड ऑफ मल्टीवर्स पावरफुल बन चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि मल्टीवर्स लेवल के अटैक्स को झेल पाए, इसलिए गॉड ऑफ मल्टीवर्स यहाँ पर हार जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं लोकी के सबसे पावरफुल वर्जन की। बेसिकली एजेंट ऑफ एसगार्ड इवेंट में लोकी गॉड ऑफ मिसचिफ से गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है, और अब लोकी मार्वल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस स्टोरी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। जैसे लोकी स्टोरी को इस हिसाब से चेंज कर सकता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल को कभी उसकी पावर्स मिले ही ना। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, गॉड ऑफ स्टोरीज की नैरेटिव मैनिपुलेशन एक यूनिक एबिलिटी है, लेकिन इसमें ट्राइब्यूनल को बीट करने का पोटेंशियल नहीं है। कॉस्मिक हायरार्की में ट्राइब्यूनल की पावर्स मल्टीवर्स की बियॉन्ड है। अगर किसी तरह लोकी ट्राइब्यूनल की स्टोरी को चेंज भी कर देता है, उसके बाद भी ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी और एक मल्टीवर्सल जज का रोल लोकी के नैरेटिव को रेजिस्ट कर लेगा। अगर ट्राइब्यूनल को सच में बीट करना है तो सीधा वन अबव ऑल की पावर्स होनी चाहिए। गॉड ऑफ स्टोरीज वन अबव ऑल जैसी चीजें कर सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल जितने बड़े स्केल पर नहीं, इसलिए अभी के लिए ट्राइब्यूनल लोकी के तीनों वेरिएंट से ज्यादा पावरफुल है।
नल वर्सेस वन अबव ऑल। अब नल एक डेटी है जो यूनिवर्स बनने से पहले एग्जिस्ट करता था। वो तो सेलेस्टियल ने इसके घर में आकर अपना काम करना शुरू कर दिया, इसलिए नल वर्ल्ड डोमिनेशन पर निकल गया। पर नल बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने सिम्बियोट्स को बना, ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बना दी जो किसी भी टाइप के गॉड को मार सकती है। और स्पेशल बात यह है कि नेक्रोसॉर्ड किसी की भी इमोर्टिलिटी को खत्म कर देती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता सामने वाला इमोर्टल है या नहीं, नेक्रोसॉर्ड से स्टैब होने पर मरना पक्का है। इसलिए नल के सामने सेलेस्टियल जैसे भी मारे जा चुके हैं जो गैलेक्सीज और प्लैनेट को बना सकते हैं। फिर नल अपने एक कमांड पर एंटायर सिम्बियोट्स की आर्मी को खड़ा कर सकता है। ऐसा करके इसने प्लैनेट अर्थ को भी टेक ओवर कर दिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज, स्ट्रोम, थॉर, सेंट्री, एंटमैन ये सब फेल हो गए नल को बीट करने में। लेकिन इतना सब करने के बाद भी नल वन अबव ऑल की 1% भी नहीं है। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। वन अबव ऑल मार्वल यूनिवर्स की फाइनल फोर्स है जिसके ऊपर कुछ नहीं है। वन अबव ऑल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटर्स भी कहा जाता है जो ट्रूली ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंस और ओमनीपोटेंट है। आज जिस मार्वल यूनिवर्स को हम देखते हैं वो वन अबव ऑल की वजह से एग्जिस्ट करता है, इसलिए लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बींग्स को भी वन अबव ऑल के सामने झुक के रहना पड़ता है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। वन अबव ऑल कभी डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता, पर नल की एबिलिटीज बहुत अच्छी है। लेकिन नल की बॉडी भी मार्वल यूनिवर्स के लॉस से बाउंड है। नल प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, गॉड्स को मार देता है, सिम्बियोट्स की आर्मी खड़ी कर सकता है, लेकिन वन अबव ऑल एक थॉट से एंटायर रियलिटी को मिटा सकता है। ओमनीपोटेंट बीइंग होने की वजह से वन अबव ऑल सिर्फ अगर ये सोच ले कि नल को एग्जिस्टेंस से मिट जाना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। नल, उसकी गॉड किलर नेक्रोसॉर्ड और सिम्बियोट सब मिट जाएंगे जैसे कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। नल को हम एक वॉरियर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये वॉरियर वन अबव ऑल की बनाई दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जिसे रखना है या नहीं वन अबव ऑल के थॉट पर डिपेंड करता है, इसलिए नल यहाँ कोई मैच नहीं है वन अबव ऑल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंग वर्सेस डॉक्टर डूम। अब पहले बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की। तो ये ओरिजिनली 30th सेंचुरी से बिलोंग करता है और ये वहाँ रीड रिचर्ड का डिसेंडेंट हुआ करता था। लेकिन टाइम के साथ ये टाइमलाइन में बोर हो जाता है और पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करने लगता है रामा टर्ट और स्कारलेट सेंचुरियन बनकर। कैंग का बस एक ही गोल होता है कि एंटायर हिस्ट्री को कॉन्कर करना। फिर डॉक्टर डूम की बात करें तो ये लेटवेरिया नाम की कंट्री का रूलर है जो इसे दुनिया की नजर में काफी पावरफुल तो बना ही देता है, लेकिन डूम एक जीनियस है, इसलिए बंदे टेक्नोलॉजी और मैजिक को कंबाइन करके ऐसी चीजें कर देता है जो मिस्टर फैंटास्टिक और टोनी स्टार्क भी नहीं कर पाते। लेकिन एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के चलते डूम का फेस जल जाता है, जिसके बाद ये फेस मास्क लगाना शुरू कर देता है जो टाइम के साथ एक आइकॉनिक चीज बन गई। अब इनकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं तो कैंग की पावर ज्यादातर फोकस्ड होती है टाइम ट्रैवलिंग पर, जो उसकी एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी से पॉसिबल होता है। ये बंदा अपने पर आ जाए तो एंटायर टाइमलाइंस को मिटा देता है, लेकिन टाइम ट्रैवल करके ये लोगों को मैनिपुलेट करता है और डिफरेंट एरा से आर्मीज को बुला सकता है। फिर इसके पास एक बैटल सूट होता है जो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एनहांस कर देता है, लेकिन अब ये एनर्जी प्रोजेक्शन और शील्ड क्रिएशन भी कर सकता है। लेकिन कैंग की असली पावर है उसका दिमाग, जिसमें पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन डॉक्टर डूम भी एक जीनियस है, ये रीड रिचर्ड्स को कई मोमेंट्स पर सरपास कर चुका है इंटेलिजेंस में। और डूम के पास भी एक आर्मर होता है जिसे सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट और एनर्जी अटैक के साथ फोर्स फील्ड बनाने में मदद करता है। लेकिन जो चीज डूम को अलग बनाती है वो है इसका मैजिक। ये स्पेल कास्टिंग करके डीमंस और मिस्टिकल फोर्स को समन कर चुका है और साइंस और सोर्सरी के कॉम्बिनेशन की वजह से डूम एक वर्सेटाइल विलन बन जाता है। लेकिन अब कोई सुपर विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर देखने मिलती है, जैसे कैंग की वीकनेस है उसका टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होना। अगर इसके टाइम ट्रैवलिंग डिवाइसेस या सूट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कैंग एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। और कई बार कैंग का एरोगेंस भी उसे मिस्टेक करवा देता है, जिसकी वजह से इसे बैटल में हार भी देखने मिल जाती है। और रही बात डूम की वीकनेस की, तो सेम कहानी यहाँ पर है। अपने एरोगेंस की वजह से डूम भी कई सारे मिस्टेक्स कर चुका है, जिसकी वजह से उसे फैंटास्टिक फोर के हाथों हार देखने मिली है। और दूसरी वीकनेस है इसका मैजिक, जिसके लिमिटेशंस है। डूम कभी स्ट्रेंज या स्कारलेट विच के लेवल पर मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब इनके बैटल सिनेरियोस देख लेते हैं। तो अगर इनकी फाइट विदाउट प्रेप होती है और एक दिन इनका एनकाउंटर रैंडमली होता है तो कैंग अपने टाइम ट्रैवलिंग से डूम के अटैक्स को डॉज कर सकता है और डिफरेंट टाइमलाइन से रीइंफोर्समेंट बुला सकता है। लेकिन डूम के एनर्जी ब्लास्ट और फोर्स फील्ड यहाँ पर उससे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। और डूम का मैजिक कैंग की टेक्नोलॉजी को खराब कर सकता है या फिर टाइम शिफ्ट से बचा सकता है, इसलिए बिना प्रिपरेशन की बैटल होती है तो डूम की वर्सेटिलिटी उसे विनर बना देगी। लेकिन अगर दोनों को प्रेप टाइम मिले तो ये दोनों अपने फुल पोटेंशियल पर एक दूसरे पर अटैक करेंगे। कैंग मल्टीपल टाइमलाइन से डूम पर अटैक करेगा और उसका पास्ट भी चेंज करने की कोशिश करेगा, या फिर डूम को ही अपने कैंग वेरिएंट्स की आर्मी से घेर सकता है। लेकिन डूम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। डूम अपने इंटेलेक्ट का यूज करके कैंग की टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता है, या फिर अपने मैजिक से टाइम ट्रैवलिंग ब्लॉक कर देगा, या फिर डूम के पास भी खुद का एक टाइम प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके वो कैंग को चेस कर लेगा, वो भी लेटवेरिया के डिफेंसेस और डूम बॉट्स के साथ। इसलिए डूम चाहे तो कैंग की फोर्सेस को रोक लेगा। सो विद प्रेप बैटल भी डूम का साइंस और मैजिक उसे यहाँ पर विनर बना देता है।
लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस अब भी बाकी है जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।